नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो इस बार संसद में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। और हंगामा क्या होने वाला है कि राहुल गांधी की आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। वो इसलिए कि मोदी सरकार ने यह बिल्कुल तय कर लिया है कि ये जो डिलिमिटेशन का बिल है, महिला आरक्षण का बिल है और जो एफसीआरए बिल है, वो संसद में अब पास होकर के ही रहेगा। जी, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चाहे वो एफसीआरए बिल हो या डिलिमिटेशन का बिल हो या वीमेन रिजर्वेशन बिल हो, डेट क्लियर है। राहुल गांधी अब हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, अपना सर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथ से हर चीज निकल गया है, क्योंकि विपक्ष में बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। जी, पहले एक एक करके दोनों को मैं आपको बता दूं कि कैसे नरेंद्र मोदी संसद में नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। देखिए, जो एफसीआरए बिल है, जिसमें कि सारे एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग उनकी होती है और वो जो इस देश में धर्मांतरण का काम करते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत है। और एफसीआरए बिल जो है, उसको पास करने के लिए कोई 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेंडमेंट बिल है, वो सामान्य बहुमत से भी वो पास हो जाएगा। और चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, मोदी सरकार के पास सामान्य बहुमत है। लेकिन एफसीआरए बिल, अमेंडमेंट बिल, इसके आने से कैसी अफरा तफरी है समझिए। इसकी गूंज अमेरिका में सुनाई दे रही है। वहां के कांग्रेसमैन जो हैं, रिले पुअर, वो कहते हैं कि इससे तो भाई क्रिश्चियनों के ऊपर बड़ा हमला हो जाएगा, क्रिश्चियनों के साथ, ईसाइयों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, तुम अमेरिका में बैठे हो और तुमको ईसाइयों की चिंता है? हिंदुस्तान में जो हिंदू हैं उनको अपनी चिंता नहीं करनी है क्या? और खबर यह है कि ये जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, वो अभी जाके मिले हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से और वीडी सतीशन से, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। ये सब कहा यह जा रहा है कि वो माहौल बना रहे हैं कि भाई एफसीआरए बिल को किसी भी तरह से पास ना होने दिया जाए। लेकिन सर्जियो गोर हो या राहुल गांधी हो, उनके बस की ये चीज नहीं है। भाई एफसीआरए बिल पे इनको आग क्यों लगी है? देखिए, आग इसलिए लगी है कि अब हर किसी को यह जवाब देना पड़ेगा कि फॉरेन फंडिंग जो आपको मिल रही है, उससे आप क्या कर रहे हैं। एक चीज को समझिए, शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा एफसीआरए के खिलाफ, और उनका दर्द क्या है, शशि थरूर की आंखों में आंसू क्यों हैं, वो इस बात से समझिए। उस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि एफसीआरए के आने से इस देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि 87% फंडिंग तो उनकी अभी भी खत्म हो चुकी है। 87% फंडिंग। अब यही इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। मोदी सरकार के आने के बाद ये जो एनजीओ हैं जो इस देश में धर्मांतरण का नंगा नाच करते हैं, उनकी 87% फंडिंग कम हो गई है। एक शशि थरूर का कहना है, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा उन्होंने। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई और उन्होंने जब इन एनजीओ की नकेल कसी, जो भारत विरोधी गतिविधियों को चलाते हैं देश में विदेशी पैसे से, उनकी नकेल कैसे कैसी कसी गई है उसको समझिए। देखिए, 2012 में इस देश में करीब 52,000 ऐसे एनजीओ थे, 52,000, जिनको एफसीआरए लाइसेंस के तहत फॉरेन फंडिंग मिलती थी। 2026 में यह नंबर घट करके लगभग 15,000 हो गया। मतलब मैसिव ड्रॉप है। लगभग 38,000 एनजीओ या तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया या डीम टू एक्सपायर उनको कहा गया। डीम टू एक्सपायर इसलिए कि उन्होंने रिन्यूअल ही नहीं करवाया। तो सोचिए, जो 52,000 एनजीओ थे जो विदेशी पैसे से इस देश में काम कर रहे थे, 2012 में वो संख्या घट के अब मात्र 15,000 के आसपास रह गई है। उन्होंने रिन्यूअल क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मोदी सरकार ने पैनी नजर लगा दी कि तुम कहां से पैसा आ रहा है और तुम क्या काम कर रहे हो। वो डर गए, भाग गए, फंसने का डर हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे सौरभ दास, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी,
इतना शातिर व्यक्ति है, ठाकुर फाउंडेशन से इसको पैसा मिलता है पब्लिक हेल्थ के नाम पे, और ये लिखता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है विरोधियों को टारगेट करने के लिए। अब ये सब नहीं कर पाओगे। दूसरे कि वो एनजीओज जो धर्मांतरण के काम में लगे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे विदेशी पैसे से, क्योंकि अब उनको बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए पैसे ले रहे हो। पहले क्या था कि एक ब्रॉड रिलीजियस फ्रेमवर्क में वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते थे, अब उसके बाद कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब बताना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, चैरिटी का काम कर रहे हो, डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और दो चीज को, यह बड़ा जरूरी है, दो चीज को रोक दिया गया है, प्रोसेलिटाइजेशन को और कन्वर्जन को। प्रोसेलिटाइजेशन को और कन्वर्जन को। प्रोसेलिटाइजेशन क्या होता है? ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं वो कन्वर्जन से पहले प्रोसेलिटाइजेशन कराती हैं। उसमें वो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगे कि भाई इतने महान जीसस क्राइस्ट थे, सन ऑफ गॉड थे, वगैरह वगैरह करके एक अच्छी छवि पेश करेंगे। और जब आप ब्रेन वॉश हो जाएंगे तो उसके बाद फिर बोलेंगे कि भैया आप कन्वर्ट करो, अब ईसाई बन जाओ। तो ये दो उसका स्टेज होता है, पहले प्रोसेलिटाइजेशन फिर कन्वर्जन। अब ये दो चीज आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते हैं। ये नया प्रावधान है अमेंडमेंट एक्ट, ये जो एफसीआरए का अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें ये प्रावधान है। आप कर सकते हैं प्रोसेलिटाइजेशन, कन्वर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप भारत के पैसे से कर सकते हैं, विदेशी पैसे से आप नहीं कर सकते। और देखिए कन्वर्जन पे सरकार मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 1977 की एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अस्टेनिसेलस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोपगेट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। वो कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आर्टिकल 25 आपको ये फ्रीडम देता है, लेकिन धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब धर्मांतरण करवाना नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में कह दिया था, तो मोदी सरकार ने उसी को फॉलो किया। ये तो बिल्कुल कानून सम्मत बात है। और ये शशि थरूर लिख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, क्योंकि वो स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। अरे भाई स्कूल हॉस्पिटल चलाए ना, बता के चलाए कि हम स्कूल हॉस्पिटल चला रहे हैं। धर्मांतरण करवाइएगा तब तो फंसिएगा। और शशि थरूर साहब, आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इस देश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। अपने आप को बचाना जरूरी है कि नहीं? आप देख नहीं रहे लेबनान जैसे देश में क्या हुआ? ये पहले वहां पे क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में थे, अब वहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। कैसे धर्मांतरण का खेल होता रहा, इमिग्रेशन होता रहा। तो भारत को अपनी डेमोग्राफी को बचा कर रखना है तो धर्मांतरण के इस खेल पे रोक लगाना पड़ेगा, और ये सही दिशा में सरकार का कदम है। तो देखिए एफसीआरए बिल पे तो डेक बहुत क्लियर है और इसके पास होने में कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ यही हो सकती है कि ये राहुल गांधी और उनका गैंग संसद को चलने नहीं दे रहा है। उनको ऐसा लगता है कि नंबर तो हमारे पास है नहीं, संख्या बल हमारे पास है नहीं, ये हो हंगामा करेंगे तो शायद रुक जाए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से कुछ बिल इस सरकार ने पास करवाया है उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये सारे बिल भी पास हो जाएंगे। अब ये साथ दें या नहीं दें, सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है। तो एफसीआरए बिल तो कानून सम्मत भी है, सरकार के पास संख्या भी है, विपक्ष इसको रोक नहीं पाएगी। अब आइए डिलिमिटेशन पे। डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन जो बिल है, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। सरकार धीरे धीरे उस नंबर तक पहुंच रही है, मोदी सरकार। देखिए 300 के ऊपर तो उनकी संख्या वैसे भी चली गई है। जब से ये तृणमूल कांग्रेस टूटी, पिछली बार जब इस पे वोटिंग हुई थी तो सरकार को 298 सदस्यों का समर्थन मिला था, जबकि इनकी अपनी संख्या 293 थी। तो 5 वोट तो ऐसे भी ज्यादा मिले थे। उसके बाद 20 लोग तो ये जो तृणमूल कांग्रेस के हैं वो टूट के चले आए इधर एनसीपीआई, और वो एनडीए के हिस्सा है, तो 20 तो संख्या ऐसे भी बढ़ गई। उसके बाद शिवसेना के 6 सांसद आ गए। अकाली दल ने भी इसका समर्थन कर दिया है। अकाली दल के सुखबीर बादल ने घोषणा कर दी है कि वो डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करेंगे और विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करेंगे। भाई उनका कहना है कि हर स्टेट का 50% अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किया जाए इसको। तो अकाली दल भी पक्ष में आ गई है। सबसे बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से खबर यह है कि वहां के मुख्यमंत्री ने डिलिमिटेशन के खिलाफ ये जो एमपीज के साथ मीटिंग की, उसमें डीएमके गई ही नहीं, और डीएमके के पास 22 एमपी हैं।
खबर यह है कि डीएमके या तो डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करेगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि भाई 50% तो हम बढ़ाएंगे। अब डीएमके को कोई वैसी परेशानी नहीं है, लेकिन चूंकि एंटी बीजेपी एक माहौल बना के रखना है, तो खबर यह है कि डीएमके अगर समर्थन नहीं करेगी तो एब्सटेन कर जाएगी, वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, वो भी सरकार के पक्ष में। इफेक्टिव जो 2/3 का नंबर है वो और नीचे आ जाएगा। तो आप समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार 2/3 बहुमत के करीब है इस बिल पे। कांग्रेस को अगर छोड़ दें तो एक तरह से आम सहमति बन गई है। और ये जो शरद पवार के पार्टी की बात है, सुप्रिया सुले ये कहती हैं कि 50% अगर सबका बढ़ेगा तो हम तैयार हैं उसके लिए। और वैसे भी खबर यह है कि उनके जो एमपी हैं वो बिल्कुल शरद पवार पे दबाव बनाए हुए हैं कि भाई आप मोदी जी के साथ चलिए वरना हम आपको छोड़ के भाग जाएंगे। खबर यह भी है कि सोमवार को उनकी मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री से। और अभी प्रधानमंत्री की जो तृणमूल कांग्रेस और बाकी लोगों के साथ जो मीटिंग हुई थी, जो लोग अभी अभी एनडीए में आए हैं, और प्रधानमंत्री ने कहा कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सबका मोराल बूस्ट हो गया कि प्रधानमंत्री आपके साथ हैं, अब कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो शरद पवार के सामने चॉइस बहुत स्पष्ट है कि या तो मोदी सरकार को समर्थन दीजिए या आपके एमपीज भाग जाएंगे। तो अब उनका भी समर्थन मिलना तय है। तो समझिए संख्या बल के लिहाज से सरकार बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, और ये डिलिमिटेशन और वीमेन रिजर्वेशन का बिल जो है ये भी पास हो जाएगा। एक बात मैं आपको कह दूं, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि अगर संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी 50%, मतलब 800 के ऊपर जब एमपी बैठेंगे संसद में, लोकसभा में, तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, इफेक्टिवली संसद नहीं चलेगी। मैं उनको सिर्फ एक चीज बता दूं कि भारत ने जहां से लोकतंत्र लिया, ब्रिटेन से, उसकी संख्या है, आबादी है 7 करोड़, और वहां जो लोग हैं उनकी संसद में कितने एमपी हैं? 650। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 एमपी हैं। 7 करोड़ की आबादी है और 650 एमपी हैं। भारत की आबादी कितनी है? भारत की आबादी कितनी है? आप समझ लीजिए 1.5 अरब का ये देश है, तो क्या ये 800 से ऊपर एमपी नहीं होने चाहिए? अमेरिका की बात कर लीजिए, अमेरिका की आबादी है 35 करोड़। 35 करोड़ की आबादी है, और वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कितने मेंबर हैं? 435। तो हमारी आबादी तो उनसे 4 गुना है, तो 4 गुना ज्यादा एमपी होने चाहिए हमारे। तो ये जो दलील है कि भाई 800 से ज्यादा एमपी हो जाएंगे तो इफेक्टिव कामकाज नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल थोथी दलील है, इसमें कोई दम नहीं है। अब देखिए, सरकार ने जब ये देखा कि जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनका ये कहना है कि भाई हमने पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाया तो हमें इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संख्या घटनी नहीं चाहिए, हमारा प्रोपोर्शन नहीं घटना चाहिए, सरकार तुरंत इस बात को समझी। अमित शाह ने पिछली बार भी संसद में ये कह दिया था कि भाई हम 50% सबके लिए बढ़ा देंगे, आप कहो तो हम लिख करके दे देते हैं। उस वक्त नहीं था, वरना सरकार तो तब से तैयार है। और जब सरकार ने कह दिया कि किसी का आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं घटेगा, तो उसके बाद कांग्रेस को छोड़ करके बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार के खेमे की तरफ आती हुई दिख रही हैं। अब सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस की ईर्ष्या है, जलन है कि भाई इतने सारे बड़े काम प्रधानमंत्री मोदी कर जाएंगे, इतिहास पुरुष बन जाएंगे। आपको याद होगा जब सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही थी, तो राहुल गांधी ने कितना ड्रामा किया था कि कोविड का वक्त है, कहां आप ध्यान लगा रहे हैं, वहां आपको नहीं जाना चाहिए, पैसा उधर खर्च नहीं करना चाहिए। भाई ऐसा है कि कोविड जैसी चीजें आती रहती हैं, राष्ट्र के जीवन में ऐसी चीजें आती रहती हैं, तो क्या डेवलपमेंट का काम रुक जाता है? राहुल गांधी के अंदर सिर्फ ईर्ष्या है, और उनकी बदकिस्मती है कि सब लोग अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। डीएमके ने साथ छोड़ दिया, अब डीएमके तो अलग बैठ रही है ना, तृणमूल कांग्रेस में फूट पड़ गई, शिवसेना के सांसद भाग गए, और शरद पवार के सांसद धमकी दे रहे हैं कि भैया मोदी के साथ चल लो वरना हम भाग जाएंगे। तो राहुल गांधी अकेले क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। और देखिए, राहुल गांधी को किरण रिजिजू ने ट्वीट करके समझाया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों पास कराना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी यह पास नहीं हुआ तो जो नारी शक्ति अधिनियम 2023 में पास हुआ था, जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात है, वो 2029 में लागू नहीं हो पाएगा, वो 2034 में चला जाएगा। और फिर पुरुष जो हैं उनको भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि भाई अब तो हमारी सीट हमारे पास नहीं रहेगी। तो इसलिए रिजिजू ने बढ़िया से समझाया कि क्यों
डिलिमिटेशन में संख्या बढ़ानी जरूरी है ताकि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी मिल जाए और पुरुष भी खुश रहें। तो भैया देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को साथ लेके चलने की जरूरत होती है और प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश रहती है कि एक कंसेंसस बनाया जाए, सबको साथ लेके चला जाए। तो इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। FCRA बिल इसलिए आ रहा है कि ये धर्मांतरण का खेल रोका जाए। आप चैरिटी करना चाहते हैं, फिलैंथ्रोपी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, लेकिन धर्म परिवर्तन ये आप नहीं करवा सकते। डिलिमिटेशन का बिल इसलिए आ रहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़े, 33% प्रतिनिधित्व उनका होना चाहिए, लेकिन पुरुष भी निराश ना हो जाएं, उनको भी बढ़िया प्रतिनिधित्व मिले। सब लोग साथ मिलकर के अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो साथ में मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, सेवा करें, तभी देश का विकास होगा। राहुल गांधी को लगता है कि भैया ये तो प्रधानमंत्री मोदी इतिहास पुरुष बन जाएंगे, इतिहास इनको याद रखेगी, इतने बड़े बड़े काम किए, धारा 370 को हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवा दी, अब ये वीमेन रिजर्वेशन बिल आ जाएगा, डिलिमिटेशन में संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा। राहुल गांधी को जलन इस बात की है। सैद्धांतिक रूप से वो जो विरोध कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, बस ये जलन है, ईर्ष्या है। लेकिन अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। उनके अपने लोग भी उनके गठबंधन में, ये इंडी ब्लॉक जो है, उनका साथ छोड़ के भाग रहे हैं। तो राहुल गांधी जितना हंगामा करना है कर लीजिए, जितना रोना धोना करना है कर लीजिए। मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है। डिलिमिटेशन का बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल और FCRA बिल, ये तीनों इसी सत्र में पास होने जा रहे हैं। इसकी पूरी संभावना है। आप रोना धोना करते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष बन के रहेंगे। अब आप रोक नहीं सकते, जो करना है कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।